चलिए भाई, आज क्या पढ़ना है? साइंस। देखिए क्वेश्चन और उसमें वाटर रिएक्शन है, एल्युमिनियम कार्बाइड की जल से क्रिया। इसको मैंने ऑनलाइन 2-3 बार बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको एक बार फिर डिस्क्राइब कर देते हैं। एल्युमिनियम कार्बाइड का पहले फार्मूला समझिए, क्या होता है? Al4C3। ये क्या है? एल्युमिनियम कार्बाइड। पहले तो आपको फार्मूला लिखना आना चाहिए। एल्युमिनियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराना है तो उसके पहले एल्युमिनियम कार्बाइड और जल दोनों का केमिकल फार्मूला आना चाहिए, तभी तो हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब एल्युमिनियम कार्बाइड फार्मूला को लिख दिया, प्लस पानी H2O से आपको रिएक्शन कराना है। अब इसमें पता करना है कि मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक। हम केमिकल रिएक्शन जब कराते हैं तो केमिकल फार्मूला मुझे जरूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पर एल्युमिनियम कार्बाइड का फार्मूला आ गया, यहाँ पर जल का फार्मूला आ गया, ठीक। अब इनका रिएक्शन होना है। रिएक्शन होने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये जो लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं, जो आपस में रिएक्शन करेंगे वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। इधर आपके रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट साइड में जो भी रिएक्शन होने के बाद मिलेगा उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब यहाँ पर रिएक्टेंट्स आपका एल्युमिनियम कार्बाइड है और जल, ठीक। अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोडक्ट मिलेगा? देखिए एक मेटल है एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसका फार्मूला आप लिखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। और प्लस मीथेन गैस बनेगी। यहां लिख लीजिए, इसका नाम भी लिखते चलिएगा, जिससे जो भी एग्जामिनर होगा वो समझे कि कौन सा प्रोडक्ट बनाया गया है, इसका केमिकल नेम क्या है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सेकेंड प्रोडक्ट है आपका मीथेन गैस। मीथेन गैस बनाने की विधि भी है, आपके पूछ लिया मीथेन गैस बनाने की विधि बताइए, या मीथेन गैस बनाने की कोई रासायनिक समीकरण दीजिए। दोनों स्थितियों में ये केमिकल इक्वेशन आपका हेल्प करेगा, ठीक है। अभी आपने तो केमिकल
रिएक्शन लिख लिया जिसमें रिएक्टेंट्स दिख रहे हैं और प्रोडक्ट्स भी दिख रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान देना होगा, क्या ये मेरा केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं। ध्यान से बोथ साइड आप देखें कि सारे एटम्स बोथ साइड इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो आप कहेंगे संतुलित समीकरण है। अगर बोथ साइड सभी एलिमेंट्स बराबर मात्रा में नहीं है तो ये असंतुलित समीकरण है, और ऐसी स्थितियों में आपको संतुलित करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए हम देखते हैं, पहला एटम है मेरा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का लेफ्ट साइड में 4 एटम्स लगे हुए हैं, उस साइड में देखिए एल्युमिनियम का 1 एटम लगा हुआ है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है ना, इसी से पता चल गया बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। अब कैसे बैलेंस होगा, यहां 4 एल्युमिनियम के एटम्स हैं, तो इस साइड भी हम एल्युमिनियम के 4 एटम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात उसके सामने 4 पुट कर दिया। ठीक, ऐसा करने से तो मेरा एल्युमिनियम का एटम तो बैलेंस हो गया, लेकिन देखिए और कोई भी बैलेंस है नहीं बैलेंस है। कार्बन के देखिए 3 है इधर, उस साइड देखिए कार्बन के कितने हैं, 1 ना, तो इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके सामने 3 पुट कर दें, तभी तो हो जाएगा। 3 उधर राइट साइड में, 3 लेफ्ट साइड में। अब देखिए अब क्या दिक्कत आ रही है, अभी आपका एल्युमिनियम एटम बैलेंस हो चुका है और कार्बन बैलेंस हो चुका है। अब आई बात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी क्या स्थिति है, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए यहां पर हाइड्रोजन 1 है, ठीक, तो ये का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे इधर भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 से भी होगा और इधर से भी होगा, 12 हाइड्रोजन आपके इसमें है, और इधर कितने हाइड्रोजन है, 4 के 12, तो 12 और 12 24 ना, 24 हाइड्रोजन इधर है, और इस साइड कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 24 कैसे होंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी 24 हाइड्रोजन हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 2 जा 24, ठीक। अब ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन कितने हैं, देखिए 1 है ना, 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 12 ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन तो है नहीं, और राइट साइड में 12 ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड में देख लीजिए 1 का मल्टीप्लाई 12 से 12 इधर है। तो इस तरह से अब जितने प्रकार के एटम्स हैं सभी राइट साइड और बोथ साइड इक्वल अमाउंट में, इक्वल नंबर में है। अब बैलेंस इक्वेशन हो गया है,
ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट कर लीजिए और याद भी रखेंगे कि हमें अगर इस तरह से पूछ लिया मीथेन गैस बनाने की कोई विधि बताइए तो आप ये विधि उपयोग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? योगात्मक अभिक्रिया। से आप क्या समझते हैं? और इसमें कई तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। योगात्मक अभिक्रिया की समीकरण लिखिए, योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए, योगात्मक अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और एथिलीन गैस की एक योगात्मक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। सभी क्वेश्चन एक ही टॉपिक पूछा गया, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो हमें योगात्मक अभिक्रिया को पहले समझ लेना है कि योगात्मक अभिक्रिया कहते किसे। तो हम जो है योगात्मक अभिक्रिया उसे कहते हैं जिनमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिल करके केवल एक प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट दो या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनेगा। ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योग का मतलब होता है जुड़ना, सारे रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या एडिशन रिएक्शन कहेंगे। यहां पर आपसे पूछा गया एथिलीन को एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए और मुझे एथिलीन जो योगात्मक अभिक्रिया का गुण दिखाता है उसको यहां पर दिखाइए। तो यहां पर हम एथिलीन का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एथिलीन का आप सभी को फार्मूला मालूम होगा, ये तो नाम लिखवाया था, नॉमेनक्लेचर कराया गया था। मीथेन, एल्केन में पहला मीथेन था, एल्कीन में पहला सदस्य क्या था? एथिलीन ही तो था। भूल गए? एल्कीन का पहला सदस्य एथिलीन था, उसका फार्मूला क्या बना था? और एथिलीन का या एल्कीन का मैंने तो फार्मूला आपको लिखवा दिया है, जनरल फार्मूला लिखवाया गया है। क्या फार्मूला था? CnH2n। नहीं लिखवाया गया। एल्कीन का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र याद रहेगा तो आप एल्कीन के किसी भी सदस्य का सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने क्या निकाला था सामान्य सूत्र? किसी को याद है? CnH2n। सिंपल सा फार्मूला है। तो इसका पहला सदस्य निकालने के लिए n की वैल्यू हम 1 पुट कर दे तो C, देखिए 1 पुट करेंगे तो जो पहला सदस्य बनेगा
मैंने बताया था एल्कीन में n=1 रखने से जो सदस्य बनेगा वो नॉन एग्जिस्टिंग कंपाउंड बनेगा, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट का मतलब वो अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। तो इसका मतलब पहला सदस्य जो मेरा होगा n=2 से होगा, जो एग्जिस्टेंस में भी है कि एटमॉस्फेयर में आपको मिल जाएगा। लेकिन n=1 रखने से जो सदस्य मिलेगा वो आपको कहीं पर अस्तित्व में नहीं मिलेगा, इसलिए उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर n=2 रखेंगे तो हमारा जो सदस्य आएगा वो आएगा C2H4। ये मेरा पहला सदस्य है और पहले सदस्य का नाम क्या है? क्या नाम है? एथिलीन। क्या नाम है? एथिलीन। और इसका अगर संरचनात्मक सूत्र लिखें, संरचनात्मक सूत्र लिखें कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा। तो संरचनात्मक सूत्र लिखने से पता चला इसमें एक डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड में एक पाई है, एक सिग्मा बॉन्ड है, ये तो बताया गया था ना। अब इसी को हम सॉरी ये आपको एक 4 वैलेंसी होनी चाहिए ना, 1 2 3 4 हाँ, ध्यान देते चलिए। तो इसमें अब ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एथिलीन का सूत्र ये भी है, ये भी है, ये भी है। लिखने के तरीके अलग अलग है, लिखने के तरीके अलग अलग है। अब हमें योगात्मक अभिक्रिया दिखानी है, कोई ऐसा केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल दीजिए जो योगात्मक अभिक्रिया को शो करता हो। मैं यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है, निकेल की उपस्थिति में ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर तो टेम्परेचर आप 200 300 पर कर दीजिए। कोई दिक्कत? अब क्या होगा, हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बना है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐसे होगा, ऐसे होगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा? सिग्मा बॉन्ड के द्वारा या सहसंयोजी सिंगल बॉन्ड के द्वारा। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, इसका सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। किसके कारण से? गर्मी है, टेम्परेचर है, ये टूटेगा और इसका पाई बॉन्ड टूटेगा, इसका पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक। अब किसी एक बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, पाई में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमेशा, ठीक। तो अब आप इसको ब्रेक करेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां चलाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चलाएगा, इस कार्बन का। इसी प्रकार ये जब टूटेगा यहां पर सिग्मा बॉन्ड, इसका इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास, और इसका इसके पास आ जाएगा। समझ रहे हैं? अब ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, ठीक। ये देखिए यहां पर हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहां पर सिंगल, यहां पर हाइड्रोजन भी सिंगल इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इस प्रकार ये दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन ले करके सेपरेट हो गए, दूर हो गए,
क्योंकि वहां बॉन्ड टूट चुका है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन लेकर के वो फ्री हो चुके हैं। अब ये क्या करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन ये लेकर के ये इसके पास आएंगे, इस कार्बन के पास, और इनका सिंगल इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल करके नया बॉन्ड बना देंगे। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? इसी यही काम ये भी हाइड्रोजन करेगा इस कार्बन के पास आकर के, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, CH3 और यहां सिंगल ही बॉन्ड बचेगा और CH3। अब देख लीजिए यहां रिएक्टेंट एक से ज्यादा है ना, दो लोग हैं, और आपका प्रोडक्ट सिंगल। यही तो आपकी डिफिनीशन है। योगात्मक अभिक्रिया की डिफिनीशन क्या है, रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो, प्रोडक्ट एक ही हो ना। तो उसका देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। एथिलीन का हाइड्रोजनीकरण, बोलो एथिलीन का हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का उसमें रिएक्शन कराना है। एथिलीन का हाइड्रोजनीकरण। लिखिए जल्दी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट टाइप का। अभी हम एथिलीन के बारे में ही पढ़ेंगे, और एथिलीन कई प्रकार की रिएक्शंस देती हैं। तो एक तो एथिलीन का जो हो गया योगात्मक अभिक्रिया, इसी प्रकार एक सेकेंड टाइप का भी रिएक्शन देती है, उसका नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या हो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या हो, किसी यौगिक से एक एटम या एक से अधिक एटम को हटा करके उसके स्थान पर कोई दूसरा एटम का ऐड करना, एडिशन करना, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, रिप्लेसमेंट होता है, एक हटता है तो दूसरा जुड़ता है। ठीक है, दूसरा उसको इन्फोर्स करता है, उसको हटा देता है और दूसरा आकर के वहां पर ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार हम यहां पर एथिलीन में देखते हैं कैसे प्रतिस्थापन प्रक्रिया होती है। CH2
CH2, ठीक है। और इसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, टेम्परेचर रखते हैं 400 सेल्सियस। ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्लोरीन क्या करेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन को किसी एक हाइड्रोजन को इनके स्थान से हटाने की कोशिश करेगा और हटाएगा और खुद आकर के वहां पर जुड़ेगा। क्योंकि एक हाइड्रोजन को हटा रहा तो एक क्लोरीन आकर के जुड़ेगा, उसी का स्थान तुरंत भरेगा। ठीक है, तो देख इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं कि एक अपना स्थान छोड़ रहा है और स्थान अपने आप नहीं छोड़ रहा है, स्थान छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। उसके लिए यहां पर एटमॉस्फेयर दी जा रहा है। आप अनुकूल परिस्थिति बनाएंगे तभी कोई रिएक्शन होगा। अनुकूल परिस्थिति आप अगर नहीं देंगे, अनुकूल परिस्थिति का मतलब यह है प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर प्रेशर, प्रॉपर कंसंट्रेशन, ये सब, या प्रॉपर कैटलिस्ट, ये सब जो आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर होना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख दिया। अब ये क्या करेगा, इसको फोर्स करेगा हाइड्रोजन को हटाने के लिए। ठीक, अब इसका एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा, एक क्लोरीन आकर के जुड़ेगा। इसी घटना को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक से भी अधिक भी हट सकते हैं, लेकिन इसी प्रकार की घटना होगी कि एक हटेगा दूसरा आकर के जुड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आप तो समझ गए ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है क्या। अब प्रोडक्ट बनाना उतना कठिन काम नहीं है। अब आपको मालूम हो गया होगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्या बनेगा, CH2, सब कुछ वही रहेगा, कुछ आपको चेंज नहीं करना। CH2 CH, अब एक कम कर देंगे यहां पर हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन जो हटा है उसके प्लेस पर क्या कर देंगे, क्लोरीन, Cl, तो CH ना। और देखिए एक हाइड्रोजन निकल गया यहां से, ये क्लोरीन भी बची हुई है, दोनों आपस में आकर के मिल लेंगे, तो इससे क्या एक नया प्रोडक्ट बन गया HCl। क्या बन गया, तो HCl से तो आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन और इसमें क्या होते हैं, देखिए दो चीजें होंगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्या नाम है इसका, और भी तो नाम है। देखिए ये जब गैसीय फॉर्म होता है, हाइड्रोक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड ना, क्लोराइड, जब ये गैस ये फॉर्म होगा तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड होगा, और जब इसी को पानी में मिला देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पानी की कोई है नहीं, तो यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगी ना। और ये क्या है, ये जो प्रोडक्ट आपका बना है ये क्या है, इसका नाम क्या है, वाइनिल क्लोराइड।
इस पूरे स्पीसीज को वाइनिल कहते हैं और इसके क्लोराइड है वाइनिल क्लोराइड। क्या हो गया? वाइनिल क्लोराइड। तो आपने प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझा दिया और उसका एक प्रॉपर रिएक्शन भी, केमिकल रिएक्शन भी दे दिया। अब इसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बना हुआ है उसके माध्यम से हम एक दूसरे टाइप की केमिकल रिएक्शन को भी समझाना चाहेंगे जिसका नाम है बहुलीकरण। बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण। ये 10th वाला नहीं 10th सी। और इस एग्जाम मान लीजिए आपके क्वेश्चन में बहुलीकरण आया है प्रतिस्थापन नहीं आया तो भी आप इस यहीं से आप समझाने की कोशिश करेंगे। या क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आता है पीबीसी क्या है, इसका फुल नेम बताइए और इस कैसे बना उसका केमिकल रिएक्शन है। अभी इसी में याद है बहुलीकरण क्या है पहले समझो। एल्कीन के मॉलिक्यूल या जो भी असंतृप्त मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें मोनोमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोमर्स। अब ये क्या करते हैं, इनको अगर प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाए, प्रेशर दिया जाए और कैटलिस्ट दिया जाए तो इसमें क्या हो, आपस में जुड़ने की घटना होने लगती है, आपस में जुड़ने की घटना होने लगती है और जुड़ करके एक लंबी सी श्रृंखला बनाते हैं। इसी घटना को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉली का मतलब तो बहुत लोग, बहुत मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के एक लंबी सी श्रृंखला या बृहद अणु बना रहे। छोटा अणु, पहले छोटा अणु था, अब छोटे छोटे कई अणु मिलकर के एक बृहद या बड़ा सा अणु बना लेते हैं। अब वो उनका आकार सीधी लंबी श्रृंखला हो सकती है या उसमें ब्रांचेस